हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है फ्रेंड्स? तो देखिए, आप सभी को पता है कि जो आपकी क्लास चल रही है वो प्रैक्टिस सेट चल रही है बीपीएससी की। फिर मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ जीके जीएस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करा रही हूँ, जो कि आपके कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, कोई से भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी में आपकी जो है हेल्प करेगी। ठीक है, तो सभी से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि सभी लोग, जितने लोग ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो आज के क्लास में फ्रेंड्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, आपको मैं बताऊंगी प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का। ठीक है, प्रैक्टिस सेट जो है आपका 1 2 3 4 4 प्रैक्टिस सेट आपका जो है कंप्लीट हो चुका है। और आज की क्लास में हम लोग फ्रेंड्स करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 5। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 5 हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसका हमने 20 क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स फर्स्ट पार्ट में आपको करा दिया है। आज की क्लास में हम लोग सेकंड पार्ट को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हम मोटिवेशन थॉट के साथ लेके चलते हैं क्लास को। मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी तुम्हारा साथ देने पर मजबूर हो जाए। ठीक है, तो आपको मेहनत इतनी करनी है कि आपकी जो किस्मत है वो भी तुम्हारा साथ देने पर क्या हो, मजबूर हो जाए। ठीक है, तो ऐसे ही फ्रेंड्स देखिए, अगर आप लोगों को जीके जीएस पढ़ना है, संपूर्ण प्राचीन भारत का इतिहास जो है वो मैंने एक ही वीडियो में आपको बताया है, काफ़ी अच्छे समझा रखा है। तो आप लोग देख लेंगे तो आपको पूरा जो संपूर्ण भारत का इतिहास है वो आपको कंफर्म अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसी प्रकार फ्रेंड्स जो है मध्यकालीन भारत का इतिहास भी मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है, उसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा पूरी आपकी जो है। और इस प्रकार से फ्रेंड्स आपको जो है मिल जाएगा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 2 3 4। तो सारे प्रैक्टिस सेट मैंने सॉल्व करा दिए हैं, आप लोगों को सॉल्व कर लीजिएगा। जिसको भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, 20 क्वेश्चन आपका फर्स्ट पार्ट में हो गया है। आज की क्लास में 21 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए आप सभी के सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, इस पर हम बात करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ईस्वी संवत 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए फ्रेंड्स, 1885 में जो संथाल विद्रोह हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था? पहला ऑप्शन कह रहा है सिद्धू और कान्हू ने। सेकंड ऑप्शन कह रहा है बुद्धू भगत और तेजा भगत ने। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि मुलू मानेक और जोधा मानेक ने। डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक। ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा क्वेश्चन का आंसर करेक्ट रहेगा? संथाल विद्रोह जो है इसका नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो संथाल विद्रोह है, यह विद्रोह जो है ब्रिटिश शासनकाल में जमींदारों तथा साहूकारों द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों के खिलाफ किया गया था। ठीक है, फिर जो आदिवासियों के विद्रोह में संथाल का यह सबसे सशक्त विद्रोह था। संथालों को न्याय दिलाने के लिए 4 भाई सामने आए और उनके नाम थे सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। ठीक है, और इन्होंने संथाल को एकजुट करने के लिए क्या किया था? सिद्धू ने क्या किया था फ्रेंड्स? सिद्धू ने खुद को देवदूत बतलाया ताकि संथाल समुदाय उसकी बातों पर विश्वास कर सके। ठीक है, तो इसमें जो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, उसमें आपका है फर्स्ट आंसर जो है आपका करेक्ट होगा, सिद्धू और कान्हू। देखिए, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने पहले जो है अपने आप को क्या बताया था? एक देवदूत बतलाया, ताकि जो संथाल समुदाय है उसकी बातों पर विश्वास किया जा सके। और संथाल के अंदर धर्म भावना पैदा करने के लिए उन्हें कहा कि भगवान ठाकुर के द्वारा भेजा गया दूत है, जिन्हें वे रोज पूजते थे। और 30 जून 1855 ईस्वी को क्या होता है? इन भाइयों के संथालों की एक आम सभा बुलाई, जिसमें 10,000 संथालों ने भाग लिया था। ठीक है, और फिर क्या होता है? इस सभा में संथालों को यह विश्वास दिलाया गया कि खुद भगवान ठाकुर की यह इच्छा है कि जमींदारी, महाजनी और सरकारी अत्याचारों के खिलाफ संथाल संप्रदाय डटकर विरोध करेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया सभी को फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 22 की हम लोग बात करते हैं। 22 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? तो 22 क्वेश्चन नंबर में फ्रेंड्स दिया गया है, आजाद हिंद फौज के सैनिक पर चली मुकदमे की पैरवी करने वाले दल की अध्यक्षता किसने की थी? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है भूला भाई देसाई ने की थी। सेकंड ऑप्शन कह रहा है जवाहरलाल नेहरू ने की थी। थर्ड ऑप्शन कह रहा है मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। और डी ई ऑप्शन जो है आपको सभी में सेम देखने को मिलता है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर इसमें करेक्ट रहेगा? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, आजाद हिंद फौज के जो सैनिकों पर चली मुकदमे की जो पैरवी हुई थी वह किस दल की अध्यक्षता में किया गया था? ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा 22 क्वेश्चन नंबर का, भूला भाई देसाई ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो भूला भाई देसाई जो है फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलें, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका आ गया, क्वेश्चन नंबर आपका 23 क्या कह रहा है? 23 पे हम लोग बात करेंगे। तो देखिए 23 क्वेश्चन नंबर कह रहा है वक्राकार ईंटें सिंधु सभ्यता से कहाँ से मिली हैं? तो देखिए जो वक्राकार की जो ईंटें मिले हैं वो सिंधु सभ्यता में कहाँ से मिली हैं?
फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कालीबंगा से, सेकंड ऑप्शन कह रहा है लोथल से, थर्ड ऑप्शन कह रहा है चहुंदड़ो से, और डी ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर इसका करेक्ट रहेगा? ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है जो फ्रेंड्स, वक्राकार ईंटें सिंधु सभ्यता में कहाँ से मिली थी? तो ये इसमें फ्रेंड्स आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि चहुंदड़ो से क्या हुआ था, यहाँ पे वक्राकार ईंटें जो हैं वो सिंधु सभ्यता में मिले थे। ठीक है, तो चहुंदड़ो जो है फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने आपको बताया ना प्राचीन भारत के इतिहास, उसमें आपका जो थर्ड पार्ट है वही आपका है सिंधु सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता या फिर सिंधु सभ्यता, आप उसको देख लेंगे तो आपको काफी अच्छा इसमें जो क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आपके सिंधु सभ्यता से फंसेंगे वो आपको वहां से कंफर्म हो जाएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? वर्ष 1959 में पंचायती राज के किन राज्यों ने सर्वप्रथम लागू किया था? तो देखिए फ्रेंड्स, 1959 में पंचायती राज के किन किन राज्यों ने सर्वप्रथम लागू किया था? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है राजस्थान और आंध्र प्रदेश ने लागू किया था पंचायती राज। सेकंड ऑप्शन कह रहा है आंध्र प्रदेश और गुजरात ने। थर्ड ऑप्शन कह रहा है राजस्थान और बिहार ने जो है पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था, या फिर उपयुक्त में से एक से देगा, फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो 24 नंबर क्वेश्चन है वो बात हो रही 1959 में जो पंचायती राज व्यवस्था थी वो किन किन राज्यों ने अपने राज्य में सर्वप्रथम लागू किया था। ठीक है, तो देखिए जो सबसे पहले लागू किया था राजस्थान और आंध्र प्रदेश के जो राज्यों की सरकार थी उन्होंने लागू किया था। ठीक है, राजस्थान और आंध्र प्रदेश कब? 1959 में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कंफर्म हुआ सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 25 की हम लोग यहाँ बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन निर्णय करता है कि कौन विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, बात हो रही है कि कौन निर्णय करता है कि कौन कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर करता है, सेकंड कह रहा है राष्ट्रपति करते हैं, थर्ड कह रहा है प्रधानमंत्री करते हैं, या फिर डी ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा? ठीक है, तो आप में से जिसको पता आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, और मैं एक चीज़ और कहती हूँ, जितना भी क्वेश्चन आंसर मैं कराती हूँ, कभी आपको 20 क्वेश्चन होता है, कभी 30 क्वेश्चन होता है, कभी 35 क्वेश्चन भी हो जाता है क्लास में। ठीक है, तो जिस प्रकार से आपके क्वेश्चन आंसर होते हैं फ्रेंड्स, आप लोग अपना लास्ट में स्कोर बताया करिए कि जितना क्वेश्चन आंसर मैंने करा है उसमें से कितने क्वेश्चन के आंसर आपको पहले से आते थे। ठीक है, ये चीज़ें आप कमेंट करके मुझे जरूर बताया करिए। ठीक है, तो बताइए इसमें कौन सा आंसर आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 जो है फ्रेंड्स, इसमें बात हो रही है कि कौन निर्णय करता है, वह कौन व्यक्ति निर्णय करता है कि जो कोई विधेयक है वह धन विधेयक है या नहीं है। तो इसमें फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है यानी कि जो स्पीकर होते हैं वो यह बात कंफर्म करते हैं, निर्णय लेते हैं कि वह धन विधेयक है या नहीं है। कंफर्म हुआ सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 26 देखिए आप सभी के सामने है, कह रहा है सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, चाहे उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो, या किसका विचार था? ठीक है, तो बताइए फ्रेंड्स, यह किसका विचार था कि जो है चाहे उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो, उनका क्या है मतदान देने का अधिकार होना चाहिए, ये किसने कहा था? ठीक है, किसका विचार था ये? तो फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है कि महात्मा गांधी का विचार था, सेकंड ऑप्शन में कह रहा है राजेंद्र प्रसाद का, थर्ड ऑप्शन में कह रहा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का विचार था, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका 26 क्वेश्चन में कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? ठीक है, कौन सा आंसर करेक्ट होगा आप लोग कमेंट करके बताइए जिसको पता है पहले से। तो देखिए फ्रेंड्स, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, इनका नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो हैं इन्होंने कहा था कि सभी भारतीयों को मतदाता का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, मतदान का अधिकार होना चाहिए चाहे उनका सामाजिक आर्थिक कुछ स्तर हो या ना हो। ठीक है, तो यह विचार किसका था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का था। कंफर्म हुआ सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? ध्यान से पढ़िएगा सभी लोग, जितना भी क्वेश्चन आंसर मैं यहाँ पे करा रही हूँ सभी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है संवैधानिक सरकार का अर्थ है संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार, सेकंड ऑप्शन कह रहा है कानून के अनुसार सरकार, थर्ड ऑप्शन कह रहा है लोकतांत्रिक सरकार, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ये ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट रहेगा? ठीक है, 27 क्वेश्चन का कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा? तो देखिए संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या होता है, इसमें से कोई भी आंसर आपका करेक्ट नहीं है। ठीक है, संवैधानिक सरकार का जो अर्थ होता है आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, कल की क्लास में मैंने बताया था, जिसको नहीं पता है कल की क्लास एक बार ध्यान से देख लीजिएगा।
कल की क्लास में मैंने आपको संवैधानिक सरकार काफ़ी अच्छे से समझाया है, ठीक है। तो आप लोग जरूर से इसके पहले वाला क्लास ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आप सभी के सामने आ गया है। राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है दो सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। सेकंड कह रहा है 10 सदस्यों को। थर्ड ऑप्शन कह रहा है 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। और डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक है। ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राज्य के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति जो है वो मनोनीत करता है? तो आप में से किसी को इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। बताइए जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर पता है। 28 क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा? तो देखिए जो राज्यसभा के 12 सदस्य होते हैं ना, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति जो है वो मनोनीत करता है, ठीक है। 12 सदस्य आपको कहाँ देखने को मिल रहे हैं? तो 12 सदस्य जो है फ्रेंड्स आप सभी को देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। 12 सदस्यों को कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति मनोनीत करता है, याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए फ्रेंड्स यहाँ बात हो रही है कि निम्नलिखित में से किसने शिक्षा के एक महान केंद्र विक्रमशिला महाविहार का निर्माण कराया? तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ बात हो रही है कि निम्नलिखित में से किसने, इन जो पांचों ऑप्शन में से किसने शिक्षा के एक महान केंद्र विक्रमशिला यानी कि महाविहार का निर्माण करवाया? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है धर्मपाल की। सेकंड ऑप्शन कह रहा है गोपाल की। थर्ड ऑप्शन कह रहा है हर्षा की। डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक। ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा आंसर जो है करेक्ट रहेगा? 29 क्वेश्चन का आंसर कौन सा करेक्ट रहेगा? तो देखिए जो धर्मपाल थे ना, फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। जो धर्मपाल है, धर्मपाल ने शिक्षा के एक महान केंद्र यानी कि विक्रमशिला महाविहार का निर्माण करवाया था। कंफर्म हुआ सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 30 देखिए फ्रेंड्स आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो देखिए चारों ऑप्शन आप लोग पढ़िए, कौन सा सही नहीं है बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में देखिए कह रहा है कि मौर्य युग के आरंभ तक व्यापार में नियमित सिक्कों का प्रचलन हो चुका था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है कि इसमें क्या है, मौर्य युगीन के आरंभ तक व्यापार में नियमित सिक्कों का प्रचलन हो चुका था। सेकंड जो ऑप्शन है वो कह रहा है कि मौर्य युग में भूमि राजा तथा कृषक दोनों के अधिकार में थी। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि मौर्य शासन में ऋण दिए गए धन पर ब्याज की दर 15% वार्षिक निर्धारित थी, ठीक है। डी ऑप्शन कह रहा उपयुक्त में से एक से अधिक। ई ऑप्शन कह रहा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सभी लोग ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ मौर्य युगीन सभ्यता के बारे में, ठीक है। क्योंकि देखिए तीनों ऑप्शन जो आपका दिया गया है, तीनों मौर्य युग और मौर्य शासन के बारे में बताए गए हैं। तो मौर्य युग में कृषि अधिकांश जनता के जीवन का आधार थी, ठीक है। और भूमि जो थी, भूमि राजा तथा कृषक दोनों के अधिकार में थी। मौर्य काल में मुद्राओं का जो परीक्षण करने वाला अधिकारी रूप दर्शक कहा जाता था, ठीक है। जो मुद्राओं का क्या करता था, जो मुद्राओं का अधिकारी हुआ करता था, उसको जो मुद्राओं का परीक्षण करता था उसको रूप दर्शक कहा जाता था। और राजकीय टकसाल का अध्यक्ष कौन था? लक्ष्मणाध्यक्ष होता था। मौर्य युग आते आते व्यापार में नियमित सिक्कों का प्रचलन हो चुका था और इस काल में क्या था, ऋण दिए गए धन पर ब्याज की जो दर थी वो 15% वार्षिक निर्धारित थी, ठीक है। तो इसमें फ्रेंड्स आपका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, ठीक, उपयुक्त में से एक से अधिक। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 31 आप सभी के सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए फ्रेंड्स कह रहा है कि किन आधारों पर राष्ट्रपति जो है राज्यपाल को प्रच्युत कर सकेगा? तो ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या कर सकेगा, प्रच्युत कर सकेगा, तो किन आधारों पर? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कदाचार पर। थर्ड ऑप्शन सेकंड ऑप्शन कह रहा है असमर्थता पर। सी ऑप्शन कह रहा है संविधान का उल्लंघन करने पर। डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक। ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा आंसर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 31 है, 31 क्वेश्चन नंबर में आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। ई वाला ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने आ गया। 32 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है। राज्य विधानसभा की जो है अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है 400, सेकंड ऑप्शन कह रहा है 500, थर्ड ऑप्शन कह रहा है 450 और डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक। ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हो रही है 32 क्वेश्चन नंबर में, राज्य विधानसभा के अधिकतम सदस्य की संख्या। तो अधिकतम जो सदस्यों की संख्या होती है वो होती है फ्रेंड्स 500। ठीक है, 500 आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? ऑप्शन नंबर आपको बी में देखने को मिल रहा है 500। ये आपका आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 33 सभी लोग ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने निम्न में से कौन से अधिकारों को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो देखिए, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, इन्होंने कौन से अधिकारों को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है समानता का अधिकार को कहा है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन कह रहा है स्वतंत्रता के अधिकार को कहा है। सी ऑप्शन कह रहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा गया है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा गया। डी ऑप्शन कह रहा उपयुक्त में से एक से अधिक। ई ऑप्शन कह रहा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा आंसर जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा? ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा आंसर करेक्ट होगा फ्रेंड्स? जिसको पता है आप लोग पहले से कमेंट करके बताइए। तो देखिए, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इनमें से कौन से अधिकारों को संविधान की हृदय और आत्मा कहा है? तो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, ठीक है, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, इसको फ्रेंड्स कहा है संविधान का हृदय और संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 आप सभी के सामने आ गया है। तो 33 क्वेश्चन नंबर सभी को समझ में आया? कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 34 क्वेश्चन नंबर, सोनालिक किस फसल की प्रजाति है? सोनालिक जो है फ्रेंड्स किस फसल की प्रजाति है? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है मक्का, सेकंड कह रहा है जोत, थर्ड ऑप्शन कह रहा है गेहूं, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए सोनालिक जो है ये किस फसल की प्रजाति है? किस फसल की प्रजाति है? आप लोग बताइए कमेंट करके जिसको पता है। सोनालिक जो है वो किस प्रकार की फसल है, किस प्रकार की जो है प्रजाति है? आप लोगों को जिसको भी पता है 34 क्वेश्चन नंबर बताइए फटाक से कमेंट करके। तो देखिए मैं आपको बता दूं, सोनालिक है वो गेहूं जो है गेहूं की फसल की प्रजाति है। ठीक, इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 34 का, वो हो जाएगा फ्रेंड्स सी। ठीक है, वीट यानी कि गेहूं। ठीक है, कंफर्म हुआ सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। तो देखिए सोनालिक जो है समझ में आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है। सोनालिक नाम से क्या आ रहा है? सोमालिया में समोसा वेन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको सभी के सामने 35 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है रामानंद सिन्हा ने की थी, सेकंड ऑप्शन कह रहा है सतीश झा ने की थी, थर्ड ऑप्शन कह रहा है सतीश चंद्र बसु ने की थी, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा आंसर आपका करेक्ट रहेगा? ठीक है, तो बताइए फ्रेंड्स इसमें कौन सा आंसर आपका करेक्ट रहेगा? ऑप्शन नंबर इसमें फ्रेंड्स जो आपका करेक्ट रहेगा, 1913 ईस्वी में पटना में जो अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना हुई थी वो किया था सतीश चंद्र बसु ने किया था। ठीक है, और सतीश चंद्र बसु जो है फ्रेंड्स वो आपको सी ऑप्शन में यहाँ देखने को मिल रहे हैं, सतीश चंद्र बसु ने किया था। और सतीश चंद्र बसु ने जो है फ्रेंड्स 24 मार्च 1902 को अनुशीलन समिति की संस्थापना की थी। बंगाल में 20वीं शताब्दी के आरंभ में ही क्रांतिकारियों ने संगठित होकर कार्य करना आरंभ कर दिया था। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बता दूं जो अनुशीलन समिति है इसका आरंभ जो है सन 1902 ईस्वी में 1902 ईस्वी में अखाड़ों में हुआ था। और इन दो प्रमुख रूप थे, इसके दो क्या थे प्रमुख रूप थे? पहला क्या था? ढाका अनुशीलन समिति तथा दूसरा क्या था? युगांतर। यह जो है 20वीं शताब्दी के आरंभ दिनों में समूचे बंगाल में कार्य कर रही थी। ठीक है, समूचे बंगाल में क्या कर रही थी? कार्य कर रही थी। और पहले कहाँ कार्य कर रही थी? पहले जो है कलकत्ता, यानी कि वर्तमान में क्या है कोलकाता, और उसके कुछ बाद में जो है ढाका, इसके दो ही प्रमुख गढ़ थे। ठीक है, पहला कहाँ था? कोलकाता, दूसरा कहाँ था इसका गढ़? ढाका में था। ठीक है, और इसका जो आरंभ था अखाड़ों से हुआ था। बाद में इसकी गतिविधियों का प्रचार प्रसार जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों समिति पूरे बंगाल में हो गया था। और इसके प्रभाव के कारण क्या हुआ था? इसके प्रभाव के कारण ही ब्रिटिश भारत की सरकार को बंग भंग का निर्णय वापस लेना पड़ा था। और सचिंद्र सन्याल बंगाल के एक युवा क्रांतिकारी थे। उन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। उन्होंने 1913 में पटना और काशी में अनुशीलन समिति की स्थापना भी की थी। और उन्होंने 2 बार काला पानी की सजा भी सुनाई गई थी। ठीक है, कंफर्म हुआ किसको फ्रेंड्स? सतीश चंद्र बसु जी को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। समझ में आ गया सभी को सुभाष चंद्र बसु ने क्या क्या किया था?
और इन्होंने अनुशीलन समिति की एक शाखा का स्थापना किया था, ठीक है। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? अखाड़े से हुई थी। ओके, इसका आरंभ कहाँ से हुआ था? अखाड़े से हुआ था। और इसकी दो क्या थी? इसकी दो प्रमुख गढ़ थे, पहला कोलकाता में था, दूसरा कहाँ पे था? ढाका में था। कंफर्म हो गया सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। अब देखिए आप सभी के सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 पे देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है सिंचाई की किस विधि में सर्वाधिक पानी की बचत होती है? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है टपक सिंचाई विधि, सेकंड कह रहा है कुंड विधि, थर्ड ऑप्शन कह रहा है छल्ला विधि, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट रहेगा? सिंचाई की किस विधि में सर्वाधिक पानी की बचत होती है? तो देखिए फ्रेंड्स, कौन सी विधि है जिसमें सबसे अधिक पानी की बचत होती है? तो देखिए जो कुंड विधि होती है उसमें क्या होता है ना, ऐसा मतलब वो बना करके नाला के साइज का ऐसे बना करके उसमें पानी को डाला जाता है, ठीक है। छल्ला विधि क्या होती है? छल्ला विधि मतलब जो फ्रेंड्स छल्ले की तरह उसकी विधि बना करके उसको पानी डाला जाता है, ठीक है। और जो टपक और सिंचाई विधि होती है इसमें फ्रेंड्स क्या है, पानी एक एक बूंद टपकाया जाता है, इसमें सबसे अधिक पानी की बचत होती है। तो इसमें आपको जो टपक सिंचाई विधि आपका दिख रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कंफर्म हुआ सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 की हम लोग यहाँ बात करेंगे, गेहूं की प्रथम क्रांतिक अवस्था है। तो गेहूं की जो है प्रथम क्रांतिक अवस्था क्या है? क्वेश्चन नंबर 37 आपका पूछ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है बलिया निकलना, सेकंड कह रहा है दुग्धावस्था, थर्ड ऑप्शन कह रहा है कल्ले निकलना, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो बलिया निकलना है, बलिया निकलने के बाद क्या होता है, केवल वो पक जाती हैं बलियां और उसके बाद क्या हो जाता है, उसको काट लिया जाता है, ठीक है। गेहूं की जो प्रथम क्रांतिक अवस्था यहाँ पूछी जा रही है ना, तो पहले क्या होगा, कल्ले निकलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगी, उनकी दुग्ध अवस्था आएगी, उसके बाद क्या होगी, बलियां पकेंगी और बलियां पकने के बाद गेहूं तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका जो है कल्ले निकलना, ये कल्ले कब निकलते हैं फ्रेंड्स? जिस टाइम में कोहरा वगैरह पड़ता है खूब ज्यादा, तो उस टाइम क्या होते हैं, गेहूं में जो है कल्ले निकलते हैं, ठीक है। इसमें आपका जो क्रांतिक अवस्था है, फर्स्ट अवस्था जिसको बोलते हैं, तो ये आपकी क्या है, कल्ले निकलना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सबको दिखा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? सी ऑप्शन आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। सभी को समझ में आया गेहूं की जो प्रथम क्रांतिक अवस्था क्या है, कल्ले निकलना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 पे आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 38 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 38 जो है कह रहा है मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा का अध्ययन पादप वृद्धि के दृष्टिकोण से किया जाता है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है पारिस्थितिकी कहते हैं, सेकंड ऑप्शन कह रहा है भूगर्भ विज्ञान कहते हैं, डी सी ऑप्शन कह रहा है पेडालॉजी कहते हैं, डी और ई ऑप्शन जो है आपको सभी में सेम देखने को मिलता है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 38 क्वेश्चन का आंसर जो है आपका कौन सा करेक्ट होगा? तो इसमें फ्रेंड्स हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा का अध्ययन किया जाता है और पादप वृद्धि के दृष्टिकोण से किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, उसे क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान के कहते हैं, ठीक है। इसे बॉटनी कहा जाता है। कंफर्म हुआ सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 39 क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने आ गया है। 39 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, इस पे हम लोग बात करते हैं, चर्चा करते हैं, ठीक है। तो 39 क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। 39 क्वेश्चन जो है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है, इस पर कब प्रतिबंधित लगाया जा सकता है? तो देखिए जो वाक होती है, अभिव्यक्ति होती है, इसकी स्वतंत्रता की बात हो रही है, इसकी स्वतंत्रता सीमित नहीं है, इस पर कब प्रतिबंधित लगाया जा सकता है? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि राज्य की एकता एवं अखंडता के पक्ष में, सेकंड ऑप्शन कह रहा है संसद और न्यायालय की अवमानना या मानहीन में, सी ऑप्शन कह रहा है लोक व्यवस्था शिष्टाचार एवं सदाचार में, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सी आंसर इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा? तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन में पूछा गया वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो असीमित नहीं है, इस पर कब प्रतिबंधित लगाया जा सकता है? तो इसमें जो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, इससे जो प्रतिबंधित नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें आपका जो आंसर है कोई से भी करेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है। ईवीएस के क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आ गए हैं। गिद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ गिद्ध के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो गिद्ध के बारे में मैंने आपको एक बार और भी बताया था जब मैं सीटेट का आपको पेडागोजी पढ़ा दी तब, ठीक है। अच्छा, आप में से कितने लोग सीटेट की पेडागोजी पढ़ना चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत से बच्चों का जो है सीटेट निकल चुका है, बहुत से बच्चे जो हैं अब जुलाई वाले सीटेट की तैयारी करेंगे 2025 की। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा किसको किसको सीटेट की क्लास अटेंड करनी है, तो मैं आप लोगों को जो है अपनी हैंड रिटन नोट से ही आप लोगों को क्लास प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। तो देखिए गिद्ध के संदर्भ में इसमें बात हो रही है कि कौन सा इसमें सही है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है, ठीक है,
देखिए इसमें फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है यह मरे हुए जीव खाने वाले पक्षियों की 22 प्रजातियों में से एक है। तो ये तो बात कंफर्म है फ्रेंड्स, करेक्ट है। नेक्स्ट कह रहा है भारत जो है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। सेकंड ऑप्शन कह रहा है भारत जो है, भारत गिद्धों की 9 प्रजातियों का निवास स्थान है। सी ऑप्शन कह रहा है हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश में गिद्धों के संरक्षण के लिए एक गिद्ध कार्य योजना 2020 से 25 शुरू की है। तो ये तीनों जो है ऑप्शन आपको करेक्ट देखने को मिल रहा है। तो इसमें देखिए आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें फ्रेंड्स देखिए आपका आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बता दूं गिद्ध क्या है। गिद्ध बड़े हुए मरे जीव खाने वाले पक्षियों की 22 प्रजातियों में से क्या है, एक है, ठीक है। जो क्या करते हैं, जो मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। और ये जो है ये प्राकृतिक के अवशिष्ट संग्राहक के रूप में एक महत्वपूर्ण कार्य करते हैं और पर्यावरण को अपशिष्ट से मुक्त रखने में मदद करते हैं। वन्य जीवों की बीमारियों को नियंत्रण रखने में भी गिद्ध क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और भारत में 9 प्रजातियों का निवास स्थान है। ये प्रजातियां कौन कौन सी 9 प्रजातियां, ये भी मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे दिया गया ना 9 प्रजातियों में मतलब क्या है, निवास स्थान है। तो 9 प्रजातियां उसकी कौन कौन सी, तो पहली क्या है ओरिएंटल व्हाइट ब्लेड बर्ड, और तीसरा है लॉन्ग बिल्ड, और तीसरा है आपका सिलेंडर बिल्ड, चौथा है आपका हिमालयन, और पांचवा है आपका रेड हेडेन, छठवा है इजिप्शियन बियर्ड, और सिनेरियस और यूरेशियस ग्रिफान, ठीक है। ये 9 प्रजातियां हैं और इन 9 प्रजातियों में से अधिकांश क्या है, विलुप्त होने पर खतरा मंडरा रहा है। जैसे बियर्ड लॉन्ग जो है, बियर्ड लॉन्ग बियर्ड, सिलेंडर बर्ड, ओरिएंटल व्हाइट बर्ड प्रजाति जो है ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में संरक्षित है, ठीक है। बाकी की जो अनुसूची 6 है, अनुसूची 6 के तहत क्या है, संरक्षित है। और हाल ही में बताया गया है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश में गिद्धों के संरक्षण के लिए एक गिद्ध परियोजना जो है स्टार्ट की है, जो 2020 से 2025 तक शुरू की गई है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया ना इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो इसमें जो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ओके, कंफर्म हुआ सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। तो देखिए 41 क्वेश्चन नंबर आप सभी का क्या कह रहा है। यहाँ पे 41 क्वेश्चन नंबर आ गया है, मुरब्बा बनाने के लिए अनुपयुक्त फल है। तो मुरब्बा किसका बनाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है बेल का, सेकंड कह रहा आंवला का, थर्ड ऑप्शन कह रहा संतरा का, डी ऑप्शन कह रहा उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मुरब्बा बनाने के लिए अनुपयुक्त फल कौन सा है, इसमें कौन सा आंसर आपका करेक्ट रहेगा। तो देखिए मुरब्बा बनाने के लिए अनुपयुक्त बात हो रही, ठीक है फ्रेंड्स। अनुपयुक्त जो है वो संतरा है, ठीक है, बेल का, और यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा संतरा, ठीक है। अगर बनाने के लिए उपयुक्त फल पूछा होता है तो किसका, आंवला का बनाया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 42 क्वेश्चन नंबर की बात हो रही। 42 क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा है। 42 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है कि जेली में कितना % कुल घुलनशील ठोस पाया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है 65, सेकंड ऑप्शन कह रहा है 75, थर्ड ऑप्शन कह रहा है 45, और डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जेली में कितना % जो है कुल घुलनशील ठोस पाया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा जेली जो है उसमें जो घुलनशील ठोस पदार्थ पाया जाता है वो पाया जाता है 65, ठीक है। कितना पाया था फ्रेंड्स, 65% पाया जाता है। यहाँ पे जो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ए वाला। कंफर्म हुआ सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। जेली फ्रेंड्स आप लोग समझ रहे हैं ना, जेली क्या होती है। जेली फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग जानते हैं जो आम वगैरह को, आम को पका करके उसको सुखा के फिर उसका जो जेली बनाया जाता है उसको जेली कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने आ गया। 43 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, चित्रकला के तत्व होते हैं। चित्रकला के तत्व क्या होते हैं, किसे कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है वर्ण एवं ज्ञान, सेकंड ऑप्शन कह रहा है पोत एवं अंतराल, थर्ड ऑप्शन कह रहा है रेखा एवं रूप, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चित्रकला के तत्व होते हैं। चित्रकला के तत्व क्या होते हैं, आप में से किसी को पता चित्रकला के जो तत्व होते हैं क्या होते हैं। तो देखिए इसमें ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। चित्रकला के तत्व इसमें कोई भी आंसर नहीं दिया गया आपका करेक्ट, ठीक है। चित्रकला देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कला की बात हो रही, कलर में सबसे ज्यादा जरूरी आपका क्या होता है, रंग होता है, ठीक है। रंग रेखा दोनों होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रंग आपका नहीं दिया गया, ओके। तो सभी को समझ में आया, इसमें आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा क्या, उपयुक्त में से कोई नहीं। कंफर्म हो सभी को। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है विरोधी रंग कौन से हैं। विरोधी रंग की यहाँ बात हो रही है फ्रेंड्स, विरोधी रंग किसे कहते हैं। तो इसमें ए ऑप्शन दिया गया लाल हरा रंग, सेकंड ऑप्शन कह रहा है हरा पीला रंग,
एक सेकंड, हाँ यहाँ से देखिए आप लोग, ठीक है। तो विरोधी रंग किसे कौन से हैं? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है लाल हरा, सेकंड कह रहा है हरा नीला, थर्ड ऑप्शन कह रहा है पीला लाल, एंड डी ई ऑप्शन यहाँ से आप लोग देख लीजिए, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो विरोधी रंग फ्रेंड्स कौन से होते हैं? आप में से किसी को पता है तो आप लोग बताइए कमेंट करके। तो देखिए जो विरोधी रंग होते हैं, विरोधी रंग जो होता है फ्रेंड्स लाल और हरा, ठीक है। 44 क्वेश्चन का आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लाल हरा रंग को विरोधी रंग कहा जाता है, याद रखिएगा सभी लोग, याद कंफर्म से। विरोधी रंग किसे कहते हैं? लाल हरे रंग को क्या कहते हैं? विरोधी रंग कहते हैं, ठीक है। कंफर्म हुआ सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने आ गया है। इसका आंसर आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताइए। कह रहा है 45 क्वेश्चन नंबर में, आधुनिक भारतीय कला का पितामह कौन था? ठीक है, आधुनिक भारतीय कला का जो है पितामह कौन था? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है M.F. हुसैन थे, ठीक है। कौन कह रहा है कौन थे? M.F. हुसैन थे। बी ऑप्शन कह रहा है रविंद्रनाथ थे। सी ऑप्शन कह रहा है अमृता शोरगुल थी। डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक। ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए आधुनिक भारतीय कला का पितामह कौन था? किसको पता है इस क्वेश्चन का आंसर? आप लोग कमेंट करके बताइए 45 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखिए जो आधुनिक भारतीय कला का पितामह जो माने जाते हैं वो कहे जाते हैं आपके रविंद्रनाथ, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर कहे जाते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इन्होंने राष्ट्रगान लिखा था ना, राष्ट्रगान की राष्ट्रगीत लिखा था? कमेंट करके बताइए फटाफट से। आपको मैं डाउट में डाल रही हूँ, तो डाउट में डालने का मतलब ये है कि आप लोग भी थोड़ा सा अपना दिमाग चलाइए, बताइए इन्होंने क्या लिखा था और किस किस चीज़ों के। और इन्होंने देखिए एक राष्ट्रगीत जो है इन्होंने अमार सुनार बांग्ला, जो कि बांग्लादेश का भी इन्होंने राष्ट्रगीत लिखा है, और हमारे जो है भारत देश का भी जो इन्होंने राष्ट्रगीत लिखा है क्या है? वंदे मातरम। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 46 क्वेश्चन नंबर आप सभी कह रहा है कालानुक्रम के अनुसार सही क्रम में चुने। सही क्रम इसमें चुनना है कालानुक्रम के अनुसार, ठीक है। किस काल में कौन कौन सी काल में कैसी कैसी मतलब चली गई थी? एक मतलब उसमें आपको एक एरो से चलना है, ठीक है। किस काल के बाद कौन सा काल आया, इनके काल के बाद कौन सा काल आया, ठीक है। तो ये देखिए फ्रेंड्स जो यहाँ पे कितने भी काल दिए गए, ये आपको मैं बताई थी आपको मध्यकालीन भारत के इतिहास में, ठीक है। तो आप लोग एक बार मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है पूरा जो है एक बार क्लास अटेंड करके देख लीजिएगा पूरा लास्ट तक। भले से आप लोग स्पीड में करके देखिए, लेकिन एक बार आप अच्छे से पूरा क्लास को अटेंड कर लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कालानुक्रम के अनुसार जो है सही क्रम में चुनना है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है पहाड़ी शैली, मुगल शैली, बंगाल शैली और कंपनी शैली, ठीक है। 46 क्वेश्चन में इसके बाद कह रहा है, तो देखिए फ्रेंड्स इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका कह रहा है कंपनी शैली, मुगल शैली, पहाड़ी शैली और बंगाल शैली, ठीक है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है बंगाल शैली, मुगल शैली, कंपनी शैली और पहाड़ी शैली। डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक। ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर इसका करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो देखिए इसमें मैं आपको बता दूं 46 क्वेश्चन नंबर में आपका जो है आंसर करेक्ट हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें जो कोई सी भी शैली है वो एक क्रम में नहीं दी गई है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है 47 क्वेश्चन नंबर जो है 47 क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने आ गया है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जो है वो सारंग देव, ठीक है, सारंग देव द्वारा रचित है? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है संगीत रत्नाकर, सेकंड ऑप्शन कह रहा है राग मंजरी, थर्ड ऑप्शन कह रहा है गीत गोविंद, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फटाफट से आप लोग आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा करेक्ट होगा? 47 क्वेश्चन का आंसर आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। 47 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप बताइए। 47 क्वेश्चन नंबर का जो आंसर है सारंग देव जो है इनके द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? इनके द्वारा जो रचित पुस्तक है उसका क्या नाम है? संगीत रत्नाकर, राग मंजरी, गीत गोविंद, या फिर कौन सा इसका आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा? तो देखिए जो संगीत रत्नाकर है वो सारंग देव द्वारा रचित पुस्तक है, ठीक है। इसमें आपका आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट होगा। ओके, कंफर्म हुआ सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने आ गया 48 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है आमद, ठीक है। आमद शब्द जो है ये किससे संबंधित है? ठीक है फ्रेंड्स देखिए शब्द यहाँ पे दिया गया है, एक शब्द है आमद जो है, यह शब्द किससे संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है तबला से संबंधित है, सेकंड ऑप्शन कह रहा है गायन से संबंधित है, थर्ड ऑप्शन कह रहा है सितार से संबंधित है, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें आपका कौन सा आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा? आमद जो है, आमद शब्द जो है ये किससे संबंधित है? इसमें आपका आंसर जो जाएगा फ्रेंड्स ये होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। जिसको पता है इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आमद शब्द का संबंधित क्या है।
आमद शब्द जो है ये किससे संबंधित है। ठीक है, इसमें तो ऑप्शन नहीं दिया गया आपका, लेकिन अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मैं जो है आपको आमद शब्द से संबंधित बताऊंगी। आमद जो है यह शब्द जो है किससे संबंधित है। ठीक है, आप में से किसी को पता है तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। मैं काफ़ी मेहनत कर रही हूँ फ्रेंड्स आप सभी के लिए, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप लोग जो है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, बात करते हैं 49 क्वेश्चन की। 49 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है बच्ची टाप एक बीमारी है। ठीक है, बच्ची टाप क्या है, एक बीमारी है। यह बीमारी कौन सी है, किस प्रकार की बीमारी है फ्रेंड्स, इस पर हम लोग बात करते हैं। तो ये जो बीमारी है कैसी है फ्रेंड्स, पहला कह रहा है आम की बीमारी है। जो बंची टाप बीमारी है ये किसकी बीमारी, आम की बीमारी है। सेकंड कह रहा लीची की बीमारी है। थर्ड कह रहा केले की बीमारी है। और नेक्स्ट डी ऑप्शन कह रहा उपयुक्त में से एक से अधिक। ई ऑप्शन कह रहा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो बंची टाप एक प्रकार की बीमारी है ना, ये फ्रेंड्स जो बीमारी है यह क्या है, कौन सी बीमारी है, केले की बीमारी है। ठीक है, ये केला यानी कि बनाना की बीमारी है बंची टाप। ओके, कंफर्म हुआ, सभी को समझ में आया। इसमें जो है आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। केला जो है आपका सी ऑप्शन में दिया गया है। बंची टाप जो है वो केला की बीमारी है। कंफर्म हुआ, सभी को याद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, काफी इंपॉर्टेंट है। फर्टिगेशन का संबंध है। फर्टिगेशन का जो फ्रेंड संबंध है, देखिए साइंस का प्रश्न आ गया है बायोलॉजी से आप सभी का। फर्टिगेशन जो संबंध है यहाँ से देखिए आप सभी का स्टार्ट हो गया है। देखिए जो आपका ईवीएस होता है, ईवीएस के अंतर्गत आपका एसएसटी और जियोग्राफी और बायो ये सभी सब्जेक्ट आपका इंक्लूड रहता है उसमें। एक प्रकार से मानिए वो साइंस ही है। और देखिए यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन दिया गया है कौन है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन दिया गया है फर्टिगेशन का जो संबंध है किससे है, तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है परागण से है। सेकंड कह रहा है निषेचन से है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है संकरण से है। डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक। ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए किसको इसका आंसर पता है, फर्टिगेशन जो है इसका संबंध किससे है। इसका आंसर कौन सा आंसर आपका करेक्ट रहेगा। 50 क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। तो देखिए जो फर्टिगेशन है इसका आंसर जो है उपयुक्त में से कोई नहीं है। ठीक है, फर्टिगेशन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, थोड़ा सा अपना भी माइंड चलाइए और हाथ का भी प्रयोग कीजिए। कमेंट करके फटाफट से बताइए। ठीक है, फर्टिगेशन का संबंध क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने आ गया है। ये भी आपका ईवीएस का ही क्वेश्चन है, साइंस से रिलेटेड है, बायो से। कह रहा है भोजन में सबसे अधिक कैलोरी किसमें होती है। ठीक है, 51 क्वेश्चन में पूछा गया है कि भोजन में सबसे अधिक जो है कैलोरी की मात्रा किसमें होती है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है वसा में होती है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कार्बोहाइड्रेट्स में होती है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है प्रोटीन्स में होती है। डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक। ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए जो भोजन में सबसे अधिक कैलोरी की जो मात्रा पाई जाती है किसमें पाई जाती है, सबसे अधिक जो है कैलोरी की मात्रा किसमें, कैलोरी की मात्रा जो है किसमें पाई जाती है, तो वो फ्रेंड्स पाई जाती है सबसे अधिक फैट में, यानी कि वसा में पाई जाती है। ठीक है, सबसे अधिक जो है कैलोरी की मात्रा किसमें पाई जाती है, वसा में पाई जाती है। ओके, तो इसमें देखिए आपका ऑप्शन जो है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चले, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है। 52 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 52 क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने है। यहाँ पे बात हो रही है मांसपेशियां जो हैं किस कार्य में सहायक होती हैं। मांसपेशियों की बात हो रही है, जो मांसपेशियां हैं वो किस कार्य में सहायक होती है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है शरीर को सुडौल और आकर्षक बनाने में सहायक होती हैं। सेकंड ऑप्शन कह रहा है शरीर की गतिशीलता में सहायक होती हैं। थर्ड ऑप्शन कह रहा है रक्त परिसंचरण में सहायक होती हैं। जो हमारी मांसपेशियां होती है उसकी बात हो रही है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए जो मांसपेशियां होती हैं वो किस कार्य में सहायक होती हैं। ठीक है, 52 क्वेश्चन नंबर का आपका कौन सा आंसर होगा आप लोग बताइए कमेंट करके। तो देखिए जो मांसपेशियां होती है ये हमारे शरीर में मूवमेंट करती हैं, यानी कि गतिशीलता में सहायक होती है। ठीक है, जो हम लोग अपने मांसपेशियों के द्वारा ही कोई ना काम करते हैं। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शरीर में गतिशीलता, यानी कि आपका जो है बॉडी मोमेंटम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका दिख रहा है बी वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। शरीर की गतिशीलता जो है वो मांसपेशियों के कार्य में सहायक होती है। कंफर्म हो गया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। 53 क्वेश्चन नंबर की बात हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो मनुष्य को व्यायाम कब करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है भोजन के पश्चात करना चाहिए। सेकंड ऑप्शन कह रहा है रात्रि में करना चाहिए। थर्ड ऑप्शन कह रहा है प्रातः काल खाली पेट से करना चाहिए। डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक। ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मनुष्य को व्यायाम कब करना चाहिए, ह्यूमन को जो है व्यायाम जो है एक्सरसाइज जो है वो कब करना चाहिए। 53 क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्या भोजन करने के बाद व्यायाम करना सही होता है। अच्छा बताइए आप लोग व्यायाम कब करते हैं, कितने लोग व्यायाम करते हैं, कमेंट करके ये बताइए आप लोग कौन कौन एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, तो मनुष्य को व्यायाम करना जो है करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए ये भी बताइए।
तो देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है भोजन के पश्चात। तो भोजन के पश्चात कभी भी इंसान क्या, खाना खाने के बाद उसको जो है बॉडी को रिलैक्स चाहिए, ठीक है। वो थोड़ा बहुत टहल सकता है बट वो क्या, एक्सरसाइज नहीं कर सकता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ रात में देखिए, रात में जो है बहुत ही रात के टाइम में कोई भी जो है व्यायाम नहीं करता है। व्यायाम जो है फ्रेंड्स सुबह के टाइम में एक्सरसाइज किया जाता है जब फ्रेश हवा चलती है मॉर्निंग के टाइम में। तो प्रातः काल जो है खाली पेट जो है सभी लोग व्यायाम करते हैं। इसमें जो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, प्रातः काल खाली पेट। ओके, कंफर्म हुआ सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है, मनुष्य का मस्तिष्क कहाँ स्थित होता है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है उदर गुहा में स्थित होता है, सेकंड कह रहा है वक्षीय गुहा में स्थित होता है, थर्ड ऑप्शन कह रहा है कपाल में स्थित होता है, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है वो कहाँ पर स्थित होता है, आप लोगों को पता है तो कमेंट करके बताइए 54 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मस्तिष्क जो मनुष्य का जो मस्तिष्क होगा वो कहाँ पर स्थित होता है। तो देखिए फ्रेंड्स जो उदर गुहा होता है ये तो पेट में होता है, वक्षीय गुहा भी नहीं होगा। यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो फ्रेंड्स होगा कपाल में, ठीक। कपाल में क्या होता है, मनुष्य का मस्तिष्क होता है, ठीक है। इसमें जो आपका आंसर करेक्ट होगा वो होगा सी आंसर जो है करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए हम लोग। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग बताइए किसने किसने अभी तक वीडियो को लाइक किया है और अपने दोस्तों में शेयर किया, एक बार अपना नाम भी कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए आप लोग जो है यहाँ पे आपका लास्ट क्लास खत्म हो रही है, तो आप लोग कमेंट करके एक बार ये बता दीजिए कि आप लोग ने कितने क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से आते थे और कितने क्वेश्चन के आंसर आपने इस प्लेटफॉर्म से सीखा, ठीक है। और आप लोग अपना स्कोर जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देखिए लास्ट क्वेश्चन चल रहा है, लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। देखिए 55 क्वेश्चन नंबर है, कह रहा है फुटबॉल का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच कब हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि 1872 में हुआ था। जो फुटबॉल है फ्रेंड्स इसका पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच कब हुआ था, ठीक है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है 1872 ईस्वी में, सेकंड ऑप्शन कह रहा है 1873 ईस्वी में, थर्ड ऑप्शन कह रहा है 1876 ईस्वी में, और नेक्स्ट कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ये कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा आंसर जो है आपका करेक्ट रहेगा, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइए जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है, ठीक है। तो बताइए फुटबॉल का जो है पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच कब हुआ था, कहाँ हुआ था। तो जिसको पता है आप लोग कमेंट करके बताइए फुटबॉल का जो है पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच कब हुआ था। जिसको पता है कमेंट कीजिए कौन सा आंसर इसका करेक्ट रहेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा 55 क्वेश्चन नंबर का। आप लोग बताइए फटाफट से करेक्ट आंसर। तो देखिए मैं आपको बता दूं जो फुटबॉल का जो पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच हुआ था ये हुआ था आपका 1872 ईस्वी में, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स आज की क्लास में जो है आपको मैंने 55 क्वेश्चन तक आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जो है फ्रेंड्स आप सभी को जो है मैं इसके आगे के क्वेश्चन कराऊंगी, ठीक है। 30+ क्वेश्चन आपकी हर क्लास में होती है। तो आई होप आप सभी को जो है आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपना स्कोर भी कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं हम आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और देखिए मैं आप लोगों को कल की क्लास में जो बताई थी आप सभी को समझ में आया, अगर जो भी ना समझ में आया तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए।